नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे की 13वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें, श्री चौबे कीर्ति चक्र से सम्मानित थे। साल 2009 में 12 जुलाई को उनके अदम्य साहस और चतुराई से कई पुलिस कर्मियों और यात्रियों की जान नक्सल हमले में बची थी। इस वारदात में 300 से अधिक नक्सली शामिल थे। हालांकि श्री चौबे समेत 23 जवान शहीद हो गए थे। 18 मार्च 2011 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने स्वर्गीय विनोद चौबे को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस हाईकमान ने एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को गुजरात चुनाव का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन चुनाव की तैयारी कर रही है। प्रदेश चुनाव अधिकारी हसन दलवई ने कांग्रेस पदाधिकारियों के चुनाव के लिए जिला चुनाव अधिकारी और ब्लॉक चुनाव अधिकारियों की विशेष बैठक ली। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को 4 वर्ष हो रहे हैं। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों का कार्यकाल भी पूर्ण होने को है, जिसका फिर से चुनाव होना है। इसके लिए रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया जाना है, इसलिए यह बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिला और ब्लॉक में चुनाव होना है, जिसके लिए अधिकारी जाएंगे। इस बैठक में संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की गई। संगठन चुनाव के लिए हमारे जो प्रदेश चुनाव अधिकारी है हसन दलवई साहब, वो आए हुए हैं। उनके साथ जो जिला चुनाव अधिकारी हैं और जितने भी हमारे ब्लॉक के चुनाव अधिकारी हैं, सबकी बैठक आदरणीय हसन दलवई साहब ने ली और उसमें सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश की कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य, जिला अध्यक्षगण सब उपस्थित थे। और उन्होंने चुनाव के लिए जो एआईसीसी से जो निर्देश है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव प्राधिकरण के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उसको दिया है। और अब जिलों में और ब्लॉकों में हमारे चुनाव अधिकारी जाएंगे और वहाँ बैठकें की जाएगी और बैठक करके चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। संगठन की बात है तो संगठन की जब बैठक होगी तो संगठन की मजबूती की बात होगी। आज प्रदेश निर्वाचन अधिकारी पीआरओ के दिशा निर्देशन में आज डीआरओ और बीआरओ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चुनाव कैसे संपन्न कराना है उसके बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। हमारे डीआरओ और बीआरओ जाएंगे जिलों में और वहां से सर्वसम्मति से जो नाम आएंगे, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, उस नाम को लाके पीआरओ को देंगे और पीआरओ ही उन नामों को डिक्लेयर करेगा।
कांग्रेस के निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि 3 महीने से मेंबरशिप की प्रक्रिया चल रही है। अब तक कुल 20 लाख मेंबर बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन का अच्छा तालमेल है। संगठन चुनाव के लिए बीआरओ और डीआरओ दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बीआरओ ब्लॉक लेवल के चुनाव में जिम्मेदारी निभाएंगे। लोगों के सामने होता है, यहाँ गुटबाजी होती ना। कांग्रेस अंतर्गत चुनाव का मामला चला है। आगे जाके हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, फिर ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट, ये सब चुने जाएंगे। लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो बूथ लेवल से चालू होती है और ख़ास करके ब्लॉक लेवल और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस तरह से फिर पीसीसी पे लोग आते हैं, वो पीसीसी की ये करते हैं। ऑल इंडिया पे जाते हैं, वो ऑल इंडिया के लोगों का चुनाव करते हैं। तो ये प्रक्रिया अभी चालू हो गए 3 महीने से मेंबरशिप करना। यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हर बूथ पे मेंबरशिप हो गई है। बहुत कम जगह ये हुआ होगा। दूसरी बात इसी है कि यहाँ पहले जब मैं आया तो 10 लाख की मेंबरशिप करेंगे, ये ऐसा चला था। मैंने कहा नहीं, आपका यहाँ ये है अच्छा मजबूत संगठन है, आप 15 लाख के लिए, तो अभी 20 लाख तक मेंबरशिप हो गई है। ये यहाँ का संगठन मजबूत है, इसका एक तरह से सबूत है। यहाँ सरकार बड़ी अच्छी चली है। सरकार और संगठन का संबंध जो अच्छा रहना चाहिए वो बहुत अच्छा है। आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वातावरण बड़ा अच्छा है। राजधानी के सड्डू वीआईपी सिटी के पास बड़े पैमाने पर चल रही अवैध प्लाटिंग पर जिला प्रशासन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने कार्रवाई की है। बताया गया है कि लगभग 2 एकड़ में अवैध प्लाटिंग का खेल खेला जा रहा था। इसके संबंध में विभाग ने कॉलोनाइजर को 1 माह पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन उसने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर के सड्डू इलाके में अवैध कॉलोनी बनाया जा रहा था। इस पर बड़ी कार्रवाई आज जिला प्रशासन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं ये पूरा ही जो एरिया है जहां पर कॉलोनी अवैध रूप से बनाया जा रहा था, अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। मामले की शिकायत मिलते ही तत्काल इस मामले में नोटिस भी जारी किया गया था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसके बाद करीब माह भर बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं ये सड्डू इलाके का पूरा क्षेत्र है जहां अंदर में करीब 2 एकड़ की जो प्लॉट है वहां पर ये अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और इसकी शिकायत भी करीब माह भर पहले टाउन एंड कंट्री विभाग को मिली थी और जिला प्रशासन को भी मिली थी। जिला प्रशासन के भी तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तहसीलदार महोदय भी यहाँ पर मौजूद है, वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सभी अधिकारी की मौजूदगी में यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला है, कब शिकायत मिली थी। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत? जी, परसुलडी में भूमि स्वामी का शिकायत मिला था। इनके द्वारा कृषि भूमि में अवैध प्लाटिंग किया गया था, तो टीएनसी द्वारा सड़क निर्माण को तोड़ने के लिए इनमें नोटिस तत्काल जारी किया। इनको 15 दिन का समय भी दिया गया और समय देने के पश्चात इनके द्वारा समय देने के बाद समय से नहीं हटाया गया, तो विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अभी कार्रवाई की जा रही है सर, क्या माना जाए, कई जगह पे और शिकायत मिल रही है, आगे भी ये कार्रवाई? जहाँ जहाँ शिकायतें मिलेगी पहले नोटिस जारी करेंगे, अगर 1 सप्ताह के भीतर नहीं हटाएंगे तो वहाँ भी विधिवत कार्रवाई किया जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये पहली बड़ी कार्रवाई है रायपुर में माना जाए तो, अब क्या? वैसे देखा जाए तो रायपुर में और भी बहुत सारे अवैध प्लाटिंग हुए हैं। अब जैसे जैसे हम लोग को जो शिकायत मिल रही है और हम लोग वैसे कोशिश करेंगे कि आगे भी इस टाइप की कार्रवाई चलती रहेगी।
लगातार कई जगहों पे शिकायतें मिलती रहती हैं, चाहे बात करें संतोषी नगर इलाके की या फिर और अलग जो आउटर इलाके हैं वहां पर से शिकायतें मिलती रहती है अवैध प्लॉटिंग की। तो आगे क्या आगे देखते हैं, जैसे हमको जैसे शिकायत मिलेगा वैसे हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहले 15 दिन का नोटिस शॉर्ट टाइम का देते हैं। अगर अपनी तरफ से कोई अगर जवाब नहीं देता है तो जिला प्रशासन को अपनी इसकी सूचना देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के और जो तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, तहसीलदार महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर लगातार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं और जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही है उसके बाद ये कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है वो लगी हुई है। जिस तरह से अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जो रोड बनाए गए थे उन रोड को यहाँ पर उखाड़ने का काम किया जा रहा है। जो कृषि भूमि थी उस कृषि भूमि में अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा था। नोटिस भी दिया गया था। जब नोटिस के बाद भी इस पूरे मामले पर कोई जवाब नहीं दिया गया, ना तो आगे इस जो बिल्डर द्वारा कोई बात बताया गया, तब जाकर इस पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहने की बात अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लगातार शिकायतें मिलती हैं उसके बाद और क्या कुछ कार्रवाई जिला प्रशासन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से सामने आती है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रायपुर। दुर्ग पुलिस के आईटी सेल, एंटी क्राइम ब्रांच और साइबर यूनिट ने अवैध रूप से हथियार रखने वाले 3 आरोपियों को फेसबुक वॉल पर किए गए कमेंट के आधार पर धर दबोचा है। आरोपियों ने इंदौर से .9 mm की इस पिस्टल की खरीदी की थी। पुलिस ने इस मामले में अरशद, गुरविंदर और रेहान के पास से एक पिस्टल सहित 3 नग जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें, उन्होंने पिस्टल से हवाई फायर की तस्वीर अपने फेसबुक में पोस्ट की थी, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। क्राइम ब्रांच और ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र का संयुक्त प्रयास है, जिसमें एक सोशल मीडिया में एक लाइन था जिसमें फायर की बात आई हुई थी। उस लाइन को डेवलप करते हुए साइबर सेल की टीम ने जब आगे बढ़ाया तो 3 आरोपी और एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इनका ऐसा कहना है कि ये मध्य प्रदेश से इस चीज़ को लाए हैं और ये ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। अपने दोस्तों के बीच में दबदबा कायम करने के लिए इसका इस्तेमाल हेतु इसको लाया गया था। अभी आर्मचेट की कार्रवाई की गई है और आगे विवेचना में और बताएंगे तो आपको। राजधानी के खम्हारडी इलाके में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में 4 आरोपी पकड़ाए हैं, जिन्होंने 8 जुलाई की रात एक्सप्रेस वे रोड में लूट की नियत से दुखित राम यादव पर चाकू से हमला किया था और उसे वैसे ही छोड़कर भाग गए थे। उपचार के दौरान दुखित राम की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया, वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी ओडिशा फरार हो गए थे। इनमें से 2 युवक चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। हत्या का मामला सामने आया था, क्या कुछ मामला? देखिए, अभी 8 जुलाई की रात को दुखित राम यादव, जो कि गार्ड का काम करता है और अपने काम के लिए शंकर नगर फ्लाईओवर वाले रास्ते से ये जा रहा था, उसी में रास्ते में उसको 4 अज्ञात व्यक्तियों ने रोक कर उसका मोबाइल छीन करके और उसके जांघ के पास चाकू से हमला किए थे। इसमें प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पे लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था खम्हारडी थाने में और उसको प्रार्थी को इलाज के लिए मेकार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इलाज के दौरान जहां अगले दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई थी, इसमें हत्या का अपराध भी धारा 302 जोड़ी गई थी प्रकरण में। प्रकरण गंभीर था, इसमें सभी आरोपी अज्ञात थे। इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम लगी हुई थी। आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं और जो भी ह्यूमन इंट है, सभी पे काम कर रहे थे। इसमें ये कुछ तकनीकी एनालिसिस भी किया गया था। उसके आधार पे 3-4 लोगों के ऊपर डाउट हुआ, कुछ फुटेज में भी इसमें पिक्चर आया था। इसके आधार पे हमारी टीम ने पतासाजी किया और इसमें 3-4 लोगों की शिनाख्त हुई और जब उनके बारे में पता किया गया तो ये उड़ीसा में होने की इनकी जानकारी मिली। उड़ीसा टीम भेजी गई थी और इसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 3 बालिग हैं और एक विधि के साथ संघर्षरत है, जिसमें एक भावेश यादव और जो विधि के साथ संघर्षरत बालक है उसका पूर्व भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें घटना में प्रयुक्त चाकू और उस समय इनके द्वारा पहने गए कपड़े सभी बरामद कर लिए गए हैं और इनसे अभी गिरफ्तार करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी बेसिकली रहने वाले कहाँ थे? इसमें एक जो आरोपी है भावेश यादव, मूलतः महासमुंद का रहने वाला है। यहाँ रायपुर महिरा के लिट्टी चोखा बेचने का काम करता है। इसके अलावा एक लाभांडी का है और एक गायत्री नगर थाना खम्हारडी का है और एक विधि के साथ संघर्षरत है।
दुर्ग जिले की एक महिला ने पारिवारिक विवाद से परेशान होकर महमरा एनिकेट से शिवनाथ नदी में छलांग लगा दी। उसे डूबता देख गोताखोरों सहित मौके पर मौजूद पुलिस भी नदी में कूदी और रेस्क्यू कर महिला की जान बचाई और प्राथमिक उपचार कर उसे परिजनों को सौंप दिया। हसदेव नदी में नन्नी थाना क्षेत्र उस गांव की एक महिला जो है नदी में कूदी। पुलिस फोर्स वहाँ तैनात थी। तुरंत हमने उनको वहाँ से निकाला और जिला अस्पताल पहुँचाया। उसके 3 बच्चे भी थे। ये बात सामने आ रही है कि पारिवारिक डिस्प्यूट जो उसके पति थे उनका पीना खाना और मारपीट करना, घर में गलत व्यवहार के कारण परेशान होकर क्षुब्ध होकर महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण उसकी जान बचाई जा सकी। तो वो मेडिकल हालत स्टेबल होगी तो बाकी पूछताछ की जाएगी। सर ये महिला कहाँ कूदी थी सर, उस जगह पर थोड़ा? ये पुलगांव के पास जो पुलिया है, हसदेव नदी है, उसके द्वारा कूदा गया था। तो जैसे ही वहाँ पुलिस बल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे 112 की टीम तैनात थी। तो जैसे ही कूदते हुए देखा तो आरक्षक ने नदी में अफंती नदी में कूद मार के उस महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। जांजगीर चांपा जिले में पारस पत्थर की चाह में मुनुंद गांव के बैगा का अपहरण कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें से एक महिला भी शामिल है। इन्होंने बैगा की हत्या कर लाश को जंगल में दफना दिया था। पुलिस ने बैगा के घर से चोरी गई चांदी की बिछिया, पायल और 9,000 रुपये नकदी रकम भी बरामद कर ली है। मेरे को टेकचंद बताया सर, टेकचंद के मेरे घर में पारस मड़ी है। तो बोले कि क्या होता है पारस मड़ी? तो बोले कि उसने बताया कि उसमें सोना बनता है, ये होता है। मैं क्या, मैं नहीं मानता, मैं देखा वेखा नहीं हूँ। मैं कहें आप देखो, आप जानो उसके बारे में। वो 4-6 महीने से था मेरे बात कर रहा था मेरे से, लेकिन मैं उसने ध्यान नहीं दिया था मैं। उसके बाद इसमें इन लोग कहीं उससे बाहर से लोग आदमी आके काम करवा लिए थे, खुदाई करवाए अपने घर को, तो पा गए थे। बताते हैं ऐसे ही इन लोग पा गए हैं करके। 8 तारीख को सवेरे मेरे टेकचंद फ़ोन किया कि मैं तांदिर के पास जा रहा हूँ बिचरवाने के लिए, उन लोगों को आप रेडी करो। तो मैं पप्पू को फ़ोन किया कि भाई वहाँ के अपना आदमी जो है ना, जो झाड़ फूँक कराने वाले, उसको जाने दो, डोकरा को ले आएगा। फिर वो लोग गया, फिर ले आए। अब लाने के बाद शाम के उन लोग जंगल ले गए, कहाँ ले गए सर। उसके बाद उन लोग लाए, उसको तक के मेरे को जानकारी है, वहाँ की नहीं है। मैं दुकाने में था अपना। भैया के घर लेने उन लोग पप्पू को कि ये इसके पास है सामान, पारस पत्थर। नहीं सर, मैं नहीं देखा। मेरे घर से रामनाथ ईडी कोतवाली जांजगीर के अंतर्गत ग्राम मुनुंद की है। दिनांक 9/7/2022 को प्रार्थिया रामवती यादव निवासी मुनुंद ने आकर एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति जो है दिनांक 8 तारीख को दिन में झाड़ फूँक के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया है, जो अभी तक नहीं आया गया है। इस सूचना पर थाने में गुम इंसान कायम किया गया और उसकी जाँच प्रारंभ की गई। साथ ही प्रार्थिया द्वारा यह भी रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसी दरमियानी रात को 8 तारीख की रात को करीबन 12 बजे कुछ लोग उसके घर में आए और कुछ उनके जो नकदी रकम था और सोने चांदी के जो जेवरात थे उसको चोरी करके ले गए। इस रिपोर्ट पर चोरी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। रायगढ़ की भाजपा नेत्री रश्मि गबेल की आत्महत्या की कोशिश के मामले में सांसद गोमती साय के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसपी से मिलकर मांग की कि रश्मि गबेल द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। नाम है कुत्ता, अगर पारिवारिक मसला भी रहता है किसी का, तो उसे परिवार में हम कैसे हस्तक्षेप करें? पहली चीज़
ये भी क्राइम से रिलेटेड मैटर नहीं है। अब नाम भी आया है, 2-3 नाम का मतलब वो करी है, तो उसका मतलब ये है कि कोई जनप्रतिनिधि बनता है, उसके बाद किसी को टार्चर करने का किसी को अधिकार नहीं है व्यक्तिगत। कौन लोग हमारा दोस्त घर टुरवाने के लिए पीछे पड़े हैं, वो क्यों चाहते हैं? यही बोल रहे हैं कि आप कभी भी आप बोल रहे हो बहुत टाइम से हो रहा है, अगर बहुत टाइम से हो रहा है तो देखिए जो रायगढ़ में घट रही है घटना, एक्चुअली मैं मानव स्वभाव के लिए बहुत ही मतलब कष्टदायक होता है। मनुष्य जन्म एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और किसी भी व्यक्ति की बात को लेकर के कोई भी व्यक्ति आत्महत्या अगर करने की भी कोशिश करता है, आत्महत्या कर भी लेती है, तो अमाननीय है। काहे कि इसलिए आज जैसे सुसाइड नोट में मिला है, आज भाजपा के सभी कार्यकर्ता नेता यहाँ पर आए हैं। मैं तो रायपुर से आई, अचानक तो मेरे को खबर मिला, तो मैं बोली कि भाई एक महिला के साथ ऐसा हो तो बिल्कुल आएंगे और जांच के मतलब सुसाइड नोट के अनुसार जांच भी हो। अभी रायगढ़ सांसद मैडम आए थे, उन्होंने जो एक भाजपा की पहले पार्षद प्रत्याशी रही थी रश्मि कबेल, जो उनके द्वारा कल सुसाइड अटेम्प्ट किया गया था, तो उसी के संबंध में वो लोग ज्ञापन देने आए थे कि उन्होंने जो अपना एक लेटर लिख के लोगों को दिया है और लोगों को व्हाट्सएप में भेजा भी है, उसके ऊपर जांच हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो हमने भी एश्योर किया कि जो भी निष्पक्ष जांच होगी इसके ऊपर की जाएगी और जो भी लीगल उसमें दोषी पाया जाता है उसको अभी जांच में है। हम कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। उन्होंने जिन लोगों का नाम लिखा है उसमें लग रहा है कुछ पारिवारिक समस्या भी है, उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को भी जिम्मेदार ठहराया है और एक पत्रकार को भी जिम्मेदार ठहराया है उस चीज़ के लिए। तो सभी पहलुओं पे हम जांच करेंगे और जो भी लीगल कंक्लूजन होगा उसके बारे में बताया जाएगा। अभी जांच में लिया गया है क्योंकि अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं थी, बट फिर भी उनका मरणासन कथन लिया गया था। बट आगे की जांच जो भी होगी, जो भी गवाह रहेंगे उनको यहाँ पे समन किया जाएगा, जिन पे आरोप लगे उनको भी समन करके उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर और एसपी ने जिले वासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान गांधीनगर निवासी मोती सिंह और मेंढरा कला निवासी रोहित सोनी ने चलने फिरने में असमर्थता जाहिर करते हुए ट्राईसाइकिल की मांग की, जिस पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने तत्काल दोनों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई, जिससे दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी भावना गुप्ता ने ट्राईसाइकिल के साथ उनको हेलमेट भी प्रदान किया। तो अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा सा जाने में नया नया में ओसी होता है। पहले कैसे करते थे? तो कैसे करते थे, पहले बाइक में चलते थे, अब साइकिल में चलेंगे। पैर लग जाएगा तो देखेंगे बाइक वाइक चला कर। कहाँ आए थे, क्या ज्ञापन दिए थे आप लोग यहाँ पर? यहाँ के लिए हम यहाँ साइकिल का भी दिए थे और घर के लिए भी दिए थे, दोनों। तो बोले हैं देखेंगे घर के लिए। साइकिल मिला तो कैसा लग रहा है? तो ठीक लग रहा है। शासन की योजना के तहत जो भी दिव्यांगजन है, जिनका दिव्यांगता प्रतिशत 80% से ज़्यादा है, उनको उसका लाभ दिया जाता है। और जो भी व्यक्ति आते हैं जिसका इस तरह की दिक्कत होती है, तो हम लोग पहले से ही रखते हैं कि तत्काल उनको लाभ मिल जाता है। और ऐसे लोग अपना व्यवसाय करने में, कहीं आने जाने में, कहीं अपने रिश्तेदार के आने जाने में, कहीं मार्केट जाने में बहुत सुविधा होती है। ये शासन की बहुत अच्छी योजना है और मुझे लगता है कि इसका लाभ सभी लोग को, बहुतायत सभी लोग को मिले। प्रशासन के लोग और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या जो नागरिक हैं, वो सब इसका बहुतायत लाभ उठाएं।
और इसको प्रचार प्रसार भी करें। मानसून के जोर पकड़ते ही सुकमा जिले के अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण मुख्य धारा से अलग होने लगे हैं। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं और ग्रामीणों के पास नदी पार करने के लिए मूलभूत पुल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी ही तस्वीर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित नागलगुड़ा गांव में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही नदी के दूसरी ओर और भी आधा दर्जन गांव हैं। गांव वालों को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी नदी पार करना आवश्यक होता है। बीते कई सालों से स्थानीय लोग पुल के निर्माण का इंतजार करते रहे हैं। इंतजार का कोई परिणाम न आने पर ग्रामीणों ने अपनी समस्या का समाधान खुद निकाल लिया है। ग्रामीणों ने लकड़ी व तार के सहारे नदी पर जुगाड़ का पुल तैयार कर लिया है, जिसका उपयोग करके अब वे नदी पार कर रहे हैं। साप्ताहिक बाजार से रोजमर्रा के सामान की खरीदी भी कर रहे हैं, पर सवाल तो अब भी वैसे का वैसा ही है। आखिरकार शासन प्रशासन को इन ग्रामीणों की समस्या नजर क्यों नहीं आती? जुगाड़ का पुल तो ग्रामीणों ने बना लिया, लेकिन ये खतरनाक है। पुल पे चलना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा ही है। विलेन बनकर दर्शकों के दिलों पर राज करने का जब भी जिक्र होगा, प्राण का नाम हमेशा पहली पंक्ति में लिखा जाएगा। आज बॉलीवुड के ऐसे दिग्गज कलाकार की पुण्यतिथि है। प्राण आज इस दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन अपनी अदाकारी के दम पर वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 60 से 90 के दशक में खलनायकी का दूसरा नाम प्राण था। उनके किरदारों का खौफ इतना था कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना छोड़ दिया था। फिल्म के इंट्रो में सभी कलाकारों के नामों के बाद एंड प्राण लिखा हुआ आता था, जो फिल्म में उनकी दमदार मौजूदगी और दर्शकों के क्रेज को बताता था। प्राण का असली नाम किशन सिकंद है। उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद सिविल इंजीनियर थे। प्राण असल में एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में अपना कैरियर बनाया। प्राण ने 1942 में फिल्म खानदान से अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने 22 फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई थी। फिल्मों में नेगेटिव रोल्स कर प्राण ने खौफनाक विलेन का टैग अपने नाम किया था। प्राण दर्शकों के दिलों पर अपनी एक्टिंग का जादू इस कदर चलाते थे कि स्क्रीन से दर्शकों की नजरें नहीं हटती थी। प्राण के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह फिल्मों में हीरो से ज्यादा फीस लेते थे। कुछ फिल्मी रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म डॉन के लिए अमिताभ बच्चन ने जहां 2.5 लाख रुपए लिए थे, वहीं प्राण ने 5 लाख रुपए लिए थे। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साथ ही दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। प्राण ने तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1997 से वे व्हील चेयर पर जीवन गुजार रहे थे। साल 2013 में प्राण साहब ने 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक की वजह से प्राण साहब का देहांत हो गया। आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।